हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला को आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे। वो एक साउथ अफ्रीकन थे और एंटी अपार्थाइड सिस्टम उन्होंने चालू किया था। अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिनमें कलर से, इंसान के रेस से भेदभाव किया जाता है। और वो एक पॉलिटिकल लीडर थे और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे। और पहले प्रेसिडेंट वो थे जो ब्लैक थे, मतलब उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ भी उठाई और उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है, भारत रत्न भारत ने भी दिया है और उनको बहुत बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके ऊपर मूवीज़ बनी हैं, उनके ऊपर बुक्स हैं और आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये खुद लिखा होगा और उन्होंने बताया होगा, तो हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। 10th May dawned bright and clear for the past few days। यहाँ बात कर रहे हैं कि 10 मई को बहुत ही ब्राइट, मतलब अच्छा मौसम और साफ़ मौसम था। और for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। इनाग्रेशन मतलब इनाग्रेशन सेरेमनी होती है जब कोई चीज़ शुरू होने वाली होती है, उससे पहले कोई चीज़ की शुरुआत। तो बोलते हैं कि पिछले कुछ दिनों से दुनिया के काफ़ी नेता मेरे पास आ रहे थे मुझे शुभकामनाएं देने के लिए और मेरे को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, मुझे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। डिग्निटरीज़ मतलब बड़ी बड़ी जो पावर्स थी, वर्ल्ड के लीडर्स थे, वो सब मेरे पास आ रहे थे पिछले कुछ दिनों में। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी, ये सबसे पहली ऐसी सेरेमनी थी, सबसे बड़ी थी, जो जिसमें सबसे ज़्यादा गैदरिंग हुई, सबसे ज़्यादा लोग आने वाले थे, इंटरनेशनल लीडर्स आने वाले थे। इंटरनेशनल लीडर्स बहुत पावरफुल, पहली बार साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे पैर रखने वाले थे। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। वो बोलते हैं कि एम्फी थिएटर क्या होता है? सबसे पहले सीढ़ी जैसा कटआउट होता है, उसमें उस सीढ़ियों पे लोग बैठते हैं और बड़ा खुला सा होता है। वो बोलते हैं कि प्रिटोरिया में एक बड़े खुले स्थान में उद्घाटन कार्यक्रम शुरू हुआ। यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम जातीय सरकार का स्थापना करना था। जो वहाँ पे सबसे पहली जो सरकार बननी थी उसकी वहाँ पे स्थापना करनी थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और डिकेड मतलब 10-10 साल, एक डिकेड कितना होता है? 10 साल। उतने उतने बहुत सारे साल बीत गए उसके लिए। ये जो वाइट सुप्रीमेसी, जो गोरे जो लोग थे, वाइट रेस वाले थे, उनकी पावर चलती थी, उनकी सीट थी, वो रहते थे यहाँ, वो यहाँ से शासन करते थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अब वो एक इंद्रधनुष की तरह गैदरिंग है, हर कलर के लोग हैं उसमें, डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, और हर कंट्री के लोग हैं। फॉर द इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉल करने के लिए, अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक आप जानते हैं, जिनमें आप इलेक्शन करके खुद से अपना लीडर चूज़ करते हैं, लीडर को चुनते हैं। और नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो भेदभाव ना करे रेस में, कलर से, उसकी शुरुआत होने जा रही थी वहाँ पे। और रेनबो गैदरिंग थी, मतलब हर कलर के लोग वहाँ आ रखे थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। उस लवली ऑटम डे, जो पतझड़ का मौसम था, उस सुंदर से दिन में मेरे साथ अकम्पनी मतलब मेरे साथ थी मेरी डॉटर जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर ड क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। जो इनका नाम है मिस्टर ड क्लर्क, उनको पोडियम पे, पोडियम जो है मतलब आप देखते होंगे स्टेज के ऊपर ऊंचा हिस्सा होता है और उस पर खड़े होके माइक लगा होता है, एक लकड़ी का होता है, बड़ा सा रेक्टेंगुलर, पोडियम उसको कहते हैं। उनको फर्स्ट स्वॉर्न इन मतलब उनको पहली बार उनको शपथ दिलाई गई सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि थैबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। जो ये इंसान थे, इनको पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसके बाद फिर जब लेखक की बारी आई, मतलब नेल्सन मंडेला की बारी आ गई, उन्हें राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई।
व्हेन इट वॉज माई टर्न, वो बोलते जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे, ओबे करना मतलब मानना, और अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर मानना, और डिवोट करना, अपने आप को मैं दे दूँगा टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, मेरे देश के लोगों के लिए, मैं उनकी देखभाल के लिए अपने आप को डिवोट करता हूँ, अपने आप को देता हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, मैंने ये सबके सामने बोला, जितने गेस्ट वहाँ आ रखे थे और जो लोग टीवी पे हर जगह वो देख रहे थे। उसके बाद ये जो अगला पैराग्राफ है, टुडे ऑल ऑफ अस, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो अपने भाषण में कहते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद करते हैं, उनसे कहते हैं कि उनके देशवासियों के साथ होने के लिए वो वहाँ आए थे, न्याय मतलब शांति और इंसान को समझना, इन सब दुख और भेदभाव से दूर हटना, इन सब चीज़ों के लिए वो काम करेंगे, और वो प्राउड है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं और एक ऐसी सोसाइटी में उनका जन्म हुआ है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। वो बोलते हैं कि आउटलॉ कर देना मतलब कि अपने वहाँ से बाहर निकालना, मतलब एक ऐसी अपार्थेड पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें कि काले लोगों को वैल्यू नहीं दी जाती थी, उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। तो वो बोलते हैं कि आज मुझे ये रेयर प्रिविलेज मिला है, ये रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब कभी ऐसा मुझे मिला नहीं था पहले, मेरे लिए बहुत अलग बात है कि मैं होस्ट कर रहा हूँ, मैं लोगों को होस्ट कर रहा हूँ अपने नेशन में, मैं मेज़बान हूँ और लोगों को कह रहा हूँ, सारे दुनिया के जो इंटरनेशनल गेस्ट आ रखे हैं यहाँ पे उनको कहता हूँ, और सारे नेशन के जो लीडर्स हैं उनको अपनी धरती पे वेलकम करता हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, जो इंटरनेशनल हमारे मेहमान आए हैं बाहर से, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लोगों के साथ आके पोजेशन लेने के लिए, पोजेशन का मतलब होता है साथ होने के लिए आए हैं। उसके बाद वो बोलते हैं विक्ट्री के लिए, जस्टिस के लिए, न्याय शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, मानव सम्मान के लिए आगे बढ़े हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमांसिपेशन, हमारा एमांसिपेशन लिखा है यहाँ, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, रोक टोक से हम अब आज़ाद हो गए हैं, हमें कोई काला होने पे रोक टोक नहीं लगाएगा, हम इस कंडीशन पे अचीव कर चुके हैं, इस कंडीशन को पहुँच चुके हैं। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब हम सब मिलके ये शपथ लेते हैं कि हम लिबरेट करना मतलब आज़ाद कर देंगे अपने सारे लोगों को गरीबी से, डिप्रिवेशन, कोई चीज़ मिलने ना से, मतलब डिप्राइव होना, जैसे मुझे आइसक्रीम डिप्राइव हो गई, एक छोटा एग्जांपल है, तो ये चीज़ मुझे नहीं मिल पा रही, इन सब चीज़ों से, सफरिंग से जो हम महसूस कर रहे हैं, जेंडर के भेदभाव से और हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव से हम अपनी कंट्री को आज़ाद करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कभी भी नहीं हमारी धरती जो है, हमारी खूबसूरत धरती जो है, वो ये देखेगी, ये एक्सपीरियंस करेगी, ये महसूस करेगी कि कोई एक तरह का लोग दूसरे तरह के लोगों को दबा रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं। The sun shall never set on so glorious a human achievement, कभी भी वो बोलते हैं कि जो सूरज की जो किरणें हैं वो कभी इतने अच्छे अचीवमेंट्स, इतने अच्छी चीज़ें जो हमने लाइफ में पाई हैं उसके ऊपर आ पाएंगी, उसको ढक पाएंगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, वो बोलते हैं कि अफ्रीका को भगवान ब्लेस करें, उनको भगवान अच्छे से देखें। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब वो आगे बोलते हैं, कुछ क्षण बाद अफ्रीका के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, और
वो यूनियन की बिल्डिंग पर उड़े, वहाँ पे उड़े, और उन्होंने एक तरह से, हम देखते होंगे रिपब्लिक डे पे भी आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें जो प्रदर्शन करती हैं आसमान में, खुशी का एहसास दिलाती हैं कि हम आज़ाद हैं, डेमोक्रेसी में हैं। इट वॉज़ नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। वो सिर्फ मिलिट्री के फोर्स को नहीं डिस्प्ले कर रहा था कि हम कितने ताकतवर हैं, हमारे पास ये तरह के जेट हैं। वो ये भी दिखाना चाहते थे, डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि मिलिट्री जो है वो लॉयल है, वो अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकती है, डेमोक्रेसी के लिए कुछ भी कर सकती है, एक न्यू गवर्नमेंट को वेलकम करती है जो फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई है। डेमोक्रेसी में यही तो होता है, फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड होती है कंट्री के लीडर्स, तो मतलब बिना किसी धोखेबाजी के, और उनको इलेक्ट किया गया, उनको पावर में लाया गया है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। वो बोलते हैं कि उसी से कुछ क्षण पहले जो हाईएस्ट जनरल्स थे, जो हाईएस्ट पोस्ट होती हैं आर्मी में, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स की, पुलिस की, जिनके चेस्ट पे बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, डेज गॉन बाय जो उन्होंने प्राप्त किया है लोगों की हेल्प करके, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और प्लेज किया। उन्होंने भी शपथ ली कि वो मेरी तरफ लॉयल रहेंगे, मतलब वो मेरे लिए निष्ठावान रहेंगे, मेरी हर बात मानेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। और मैं ये भूला नहीं था, मुझे अवेयर था, मैं कॉन्शियस था इस बात के, मुझे याद था, मीनिंग में आप देख रहे होंगे कि इन्हीं लोग जो थे पहले मुझे कुछ साल पहले अरेस्ट करने वाले थे। नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अगर कुछ साल पहले की बात होती तो ये मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते, अगर अभी भी हम अपार्थाइड सिस्टम में रह रहे होते, बट ये मुझे अरेस्ट कर रहे होते। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। बोलते हैं कि उसके बाद इम्पाला जेट्स जो थे उन्होंने एक स्मोक की ट्रेल बनाई, धुएं से ये कलर्स आसमान में जेट के थ्रू दिखाए, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर दिखाया, जिससे कि नया साउथ अफ्रीका का फ्लैग उसमें दिखाई दे रहा था। आसमान में वो कलर्स धुएं के थ्रू उड़ा रहे थे। ये जैसे ये फ्लैग है, इसको वी शेप में आसमान में उन्होंने जेट के जो धुएं के थ्रू बनाने की कोशिश की वहाँ पे, और इससे दिखाया। आगे हम पढ़ेंगे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। वो बोलते हैं कि उस दिन हमने अपने 2 नेशनल एंथम्स जो पढ़े, गोरे लोगों ने नकोसी सिकेले गाया और जो ब्लैक्स थे उन्होंने डाई स्टेम गाया, जो हमारा पुराना नेशनल एंथम था। वो कहते हैं कि दोनों ग्रुप्स को, दोनों जो लोग थे उनको किसी को भी लिरिक्स नहीं याद थी, जो शब्द, जो बोल थे गाने के, एंथम के, राष्ट्रीय गीत के जो बोल थे वो नहीं याद थे। एक टाइम था जब वो डिस्पाइज्ड, मतलब कि बहुत लो ओपिनियन रखते थे उस बात का। यहाँ लिखा है, लो ओपिनियन का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत नज़रों से देखना, कि ये कुछ अच्छी नहीं है, या ये प्रकार के लोग अच्छे नहीं होते हैं, या इनका गाना अच्छा नहीं है। बट उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि सून, जल्द ही ये लोग बाय हार्ट इन वर्ड्स को याद कर लेंगे, उनको याद हो जाएंगे ये वर्ड दिल से। वो आगे बोलते हैं, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। इनॉग्रेशन का जो दिन था, उद्घाटन का जो दिन था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। एक सेंस ऑफ हिस्ट्री, मुझे अपना अतीत वगैरह जो हिस्ट्री पास्ट रहा है वो सब याद था, पहले ब्लैक्स के साथ क्या होता था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के जो पहला डिकेड था, मतलब पहले जो 10 साल थे, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। वो बोल रहे हैं एंग्लो बोयर जो वॉर था, जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद और मेरे जन्म के थोड़े साल पहले की बात वो कर रहे हैं। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। वो कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के जो गोरे स्किन्ड लोग थे, जिनकी चमड़ी गोरी थी, उन्होंने अपना डिफरेंसेस शुरू कर दिए, रेशियल डोमिनेशन बना दिया कि गोरे लोग जो हैं वो डोमिनेट करेंगे, वो हक, मतलब उनसे काम निकलवाएंगे, उनको
ऑप्रेस करेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे जो डार्क स्किन्ड हैं, जो थोड़े काले या डार्क दिखते हैं, उन लोगों के प्रति जो उनके खुद के लैंड के हैं, उनकी खुद की ज़मीन के, उनकी खुद की धरती के, उनके देश के हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने डिफरेंसेस पैदा करने शुरू कर दिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया, ये जो समाज में रहने का तरीका बनाया गया, इसको सबसे हार्श, सबसे ज़्यादा रफ तरीका, ये बहुत इनह्यूमन था इंसान के लिए, मतलब बहुत ही गंदा तरीका बनाया इन्होंने, जो सोसाइटी ने, जो समाज ने आज तक जाना है, दुनिया ने आज तक जाना है। नाउ इन द लास्ट डिकेड, जो आखिरी 10 साल थे 20th सेंचुरी के, 20वीं सदी के आखिरी के 10 साल में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, मेरा जो 8th डिकेड था एज अ मैन, मतलब मेरे 80s चल रहे थे, मैं 80 का जो मेरा वर्ष चल रहा था, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people। उसको बदल के सारे forever मतलब सदा के लिए, हमेशा के लिए, and replaced by one, ऐसे सिस्टम से उसको बदला गया जिसमें कि रिकॉग्नाइज़ किया जाता था, पहचाना जाता था लोगों की राइट्स को, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, हर तरह के लोगों के, चाहे उनका कलर, उनकी स्किन का कलर, उनकी चमड़ी का कलर कोई सा भी हो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। वो दिन तब आया जब मेरे unimaginable, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, वैसे सैक्रिफाइस दिए, वैसे लोगों ने सैक्रिफाइस किया, ऐसे लोगों की बलि लग गई, और उनके करेज, उनका जो विश्वास और उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनको कभी जो काउंट नहीं किया जा सकता कि इतने लोग इतना महत्वपूर्ण था वो, और उसको कभी रीपे भी नहीं किया जा सकता है जितने लोग मर गए इस सैक्रिफाइस में, कि ये दिन देख सके जो ब्लैक लोग हैं वहाँ के, हर इंसान को इक्वल अधिकार मिल सके। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। वो बोलते हैं कि मुझे उस दिन ये पता था, लगता था, मैंने वो फील किया कि मैं जो हूँ वो सम ऑफ ऑल, मतलब सारे लोगों का एकमात्र मैं हूँ, जो मेरे से पहले गए उन सब पैट्रियट्स को मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ, उन सब देशभक्तों के बदले में मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, जो मेरे से पहले बलि देकर चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी। वो जो लंबी लाइन थी लोगों के मरने की और सैक्रिफाइस करने की, वो ख़त्म हो गई है और अब मुझसे शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। और मुझे ये दुख था कि मैं उनको कभी धन्यवाद नहीं कह सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट। वो बोलते हैं कि वो, मुझे इस बात का दुख था कि मैं कभी उनको धन्यवाद नहीं कह सकूँगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो अब जा चुके हैं, और उनको दिखा नहीं सकूँगा, वो कभी देख नहीं पाएंगे कि जो सैक्रिफाइसेस, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो उससे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमने ये अचीवमेंट पा लिया, ये काम हो चुका है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री। ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था कि ब्लैक्स कभी राज नहीं कर सकते, ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है, इससे एक डीप, एक बहुत गहरा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कभी ना जाने वाला एक घाव दे गई थी मेरे देश में, मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब बहुत सारी साल जिएंगे, जनरेशन्स आएंगी, रिकवरिंग इफ़ नॉट जनरेशन्स, अगर जनरेशन्स नहीं हो पाती बहुत सारी, बट बहुत सालों तक इस दुख से, इस हर्ट से हम जूझेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड द ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड अफेक्ट, एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टम्बस, द वॉल्टर साइसिलस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सॉबवुकिस ऑफ आवर टाइम, men of such extraordinary। अब यहाँ तक हम करते हैं, यहाँ पे भी कहते हैं कि जो सिस्टम था, इससे मेरे देश को बहुत नुकसान हुआ, बहुत गहरे ज़ख्म आए, और इनसे उभरने में हमें सालों लग जाएंगे। बट ये जो ऑपरेशन, दबाव जो हम पे डाला गया, ब्रूटैलिटी हम पे की गई, हमसे जो गलत तरह का व्यवहार किया गया, ब्रूटल रहे हम पे, इसको ये अनइंटेंडेड नहीं जाएगा। और ये सारे लोगों के नाम हैं जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे, यहाँ पे तस्वीर भी दिखाई गई है, जिन्होंने, आगे हम पढ़ते हैं, जिनका करेज, मतलब कि जिनकी
इनका साहस जो है, जेनरोसिटी मतलब दूसरों के लिए फील करना कि ये चीज़, मतलब किसी गरीब के प्रति समझना कि उसका क्या दुख है, क्या दर्द है, या किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे काले गोरे का हो, चाहे मेल फीमेल का हो, उसको समझ पाना जेनरोसिटी होती है। और विजडम की जब हम बात करेंगे तो बुद्धिमानी जो किसी इंसान की है, इंटेलिजेंस, उनके जैसी जो थी वो कभी दोबारा हम नहीं देख सकते, जो उनके अंदर साहस था इन 6 लोगों का जो नाम दिया गया है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। वो बोल रहे हैं शायद जो है इतना ज़्यादा जब हमें प्रताड़ित किया जाएगा, ऑपरेस किया, उत्पीड़न की जो भावना है हमें दबाया जाएगा, तभी शायद हम ऐसे लोगों को देख पाएंगे, जितने प्रतिभाशाली लोगों को, जिनका दिमाग इतना तेज़ है, जो इतने साहसी हैं, उनको देख पाएंगे। हमें इस तरह से परेशान किया जाएगा तब ऐसे लोग बाहर आएंगे। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरा जो देश है उसमें बहुत सारे धातु हैं, मिनरल्स हैं, जेम्स हैं जो मेरी धरती के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इन इट्स पीपल। बट मैं ये जानता हूँ कि सबसे बड़ा वेल्थ जो है, सबसे बड़ा जो धन है, वो इन लोगों में बसता है। जहाँ पे हम लोग अच्छे होंगे वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। जो डायमंड्स हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे अगर लोग हों, लोग अच्छे हो जाएं, तो इन सब चीज़ों को हम धन नहीं मानते, लोगों को हम धन मानते हैं। लोग से ही देश बनते हैं, इन सब चीज़ों से नहीं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन लोगों से ही मैंने साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने हमेशा देखा है कि औरत और मर्द हमेशा रिस्क करते हैं, हमेशा मुश्किलों में अपने आप को डाल देते हैं, अपनी ज़िंदगी को दे देते हैं, अपनी लाइफ कुर्बान कर देते हैं एक आइडिया के लिए, किसी बहुत बड़े कॉज के लिए। जब दुनिया में कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है वो अपनी लाइफ दे देते हैं उस चीज़ को सुधारने के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है लोगों को, आदमियों को अपने लिए उठते हुए अटैक्स और टॉर्चर्स को के लिए स्टैंड लेते हुए, बोलते हुए कि मुझे ये सब नहीं बर्दाश्त है, बिना टूटे हुए, बिना खुद को परेशान किए हुए एक स्ट्रेंथ दिखाई है उन्होंने। और ये एक इमेजिनेशन है जो लोग अभी समझ नहीं सकते, और उस तरह की चीज़ करना बहुत बड़ी बात है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस जो है इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरते नहीं हैं, बट ये है कि हम उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। जिन लोगों को हम बोलते हैं कि ये बहुत साहसी थे, उनको भी डर लगता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। एक ब्रेव मैन जो है, बहादुर आदमी है, वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट वो है जो अपने डर को कॉन्कर कर चुका है। मतलब कहना चाहते हैं वो कि बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, जो अफ्रेड फील नहीं करता, बट वो इंसान है जो अपने डर को जीत चुका है, वो अपने डर पे काबू पा चुका है, उसको पता है कि उसको ये काम करना ही है। आगे वो ये कहते हैं कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। वो किसी का भी जन्म किसी को नफरत करते हुए पहले से नहीं होता है, उसके कलर के लिए, उसके बैकग्राउंड के लिए, या उसके रिलीजन के लिए, उसकी धर्म के लिए, या किस जगह से वो बिलोंग करता है। कभी भी पहले से कोई भी नफरत करते हुए इस दुनिया में नहीं आता। पीपल जो हैं मस्ट लर्न टू हेट। वो सीखते हैं नफरत करना, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो सीख सकते हैं किसी से नफरत करना अपने पेरेंट्स की बात सुन के या समाज की बात सुन के, दे कैन बी टॉट टू लव। तो हम उनको प्यार करना भी सिखा सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरल, क्योंकि प्यार करना बहुत आराम से लोगों को आ जाता है। नफरत के लिए एक एफर्ट चाहिए, एक एफर्ट की ज़रूरत होती है। नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। दिल से इंसान को प्यार करना आता है, इसका ऑपोजिट यानी नफरत इंसान को दिल से नहीं आती, ज़बरदस्ती सिखाई जाती है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. इसमें वो कहना चाहते हैं कि यहाँ तक कि जेल में जब सबसे ख़राब समय चल रहा था उनका, ग्रिमेस्ट टाइम्स मतलब जब मेरे साथियों, कॉमरेड्स मतलब मेरे साथी जो थे, और मुझे हमारी सीमा में धकेल दिया था कि मतलब इससे ज़्यादा परेशान कोई किसी को कर ही नहीं सकता है,
तो मुझे एक गार्ड में मानवता की झलक दिखी। शायद सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही दिखी, लेकिन मुझे ये अश्योर करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए और मुझे मजबूत बनाए रखने के लिए ये काफ़ी अच्छी थी। मतलब मुझे इसको देख के कि वो इतना अच्छा इंसान है, मानवता का थोड़ा सा एक झलक दिखी, तो उससे मुझे एक बल मिला, एक कॉन्फिडेंस फील हुआ कि मैं आगे भी बढ़ता रहूँगा और लड़ाई करता रहूँगा अपने लिए और अपने समाज के लोगों के लिए। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। वो कहते हैं कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है जिसको छुपाया जा सकता है बट कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमेशा चिंगारी जो है, एक फ्लेम जो है, फ्लेम से वो कहना चाहते हैं ज्योति जो है वो हमेशा जलती ही रहती है, कभी भी बुझती नहीं है। वो छुप सकती है पर बुझेगी नहीं, एक्सटिंग्विश नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। आगे वो कहते हैं इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। इसमें वो कहते हैं कि हर इंसान के लाइफ में 2 तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस का हिंदी मीनिंग है कर्तव्य। हर इंसान की ज़िंदगी में 2 प्रकार के कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य जो होता है उसके परिवार के लिए होता है, उसके पेरेंट्स हो गए, वाइफ हो गई, उसकी जो बीवी हो गई या उसके बच्चे जो हो गए, अपने माँ बाप और इन सब लोगों के लिए। और दूसरा जो उनका कर्तव्य होता है, ऑब्लिगेशन होता है, वो उनके समाज के लिए, उनके देश के लिए और उनके लोगों के लिए होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. इससे वो कहते हैं कि एक सभ्य, मतलब एक अच्छे समाज में, एक मानवीय समाज में जहाँ ह्यूमैनिटी को अच्छा माना जाता है, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचा जाता है कि किसी की मदद करना एक अच्छा काम है, में प्रत्येक व्यक्ति, हर इंसान जो है अपने दायित्व और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। कि जो मेरे दायित्व है, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, जो मेरे कर्तव्य हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको मैं अपने जितना भी मुझसे हो पाए, जितनी मेरी एबिलिटी हो, जितनी अंदर मेरी कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से मैं उसको पूरा ज़रूर करूँ। एक अच्छे समाज में हर व्यक्ति ये चाहता है खुद से करना। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। वो कहते हैं मेरी जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, इसमें ना के बराबर ही था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि मेरे जैसा जिस इंसान का जन्म हुआ है, जिसका कलर ऐसा है, वो इन ऑब्लिगेशंस को, कर्तव्यों को पूरा कर सके। वो नहीं कर सकता था क्योंकि हमें इतना दबाया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक इंसान जिसका कलर डार्क है, उनको ह्यूमन बीइंग की तरह रहने, अगर वो अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं अगर इंसान की तरह रहने की, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने की, एक नॉर्मल तरीके से जीवन जीने की, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है, उनको सज़ा दी जाती है और आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट करना मतलब अकेले जीने को मजबूर कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली ripped from his family and his home and was forced to live in a life apart. वो कहते हैं साउथ अफ्रीका में अगर एक इंसान जो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश करता है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करता है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँगा, जो साफ साफ दिखाई देता है, उसको उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता है, उसके घर से दूर कर दिया जाता है और एक फोर्स किया जाता है कि एक अलग जीवन जीने के लिए, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। इस शब्द सेंटेंस का मतलब है ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, मतलब एक गोपनीय, छुपाया गया हुआ और विद्रोह का एक धुंधला अस्तित्व, कि मतलब लोग विद्रोह करना चाहते हैं बट सीक्रेट रख के, अपनी एग्जिस्टेंस को छुपा के। नेक्स्ट इज आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में जब मैं ये काम शुरू कर रहा था कि अपने समाज के लिए लड़ूंगा, तो मैं अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखना चाहता था, अपने समाज के लोगों को। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर एंड अ हस्बैंड। तो वो बोलते हैं कि जब मैं शुरुआत के दिनों में अपने परिवार को ऊपर रखना चाहता था, तो मुझे पता चला कि जैसे जैसे मैं अपने लोगों के लिए मदद कर रहा हूँ, उनकी देखभाल कर रहा हूँ, मैं अपनी जो मेरे ऑब्लिगेशन 1 था, जो मेरा कर्तव्य पहला था, बेटे का, भाई का और फादर, पिता का और पति का, इस कर्तव्य से दूर हट रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री।
आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं ये जानता था कि मेरा जो जन्म हुआ है हर तरह से मैं आज़ाद हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी मम्मी का जो घर है उसके पास जो खेत हैं उसमें खुला दौड़ सकूँ। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे क्लियर स्ट्रीम झरना बहता है मेरे गाँव के साइड में, वहाँ पे मैं खुले होके स्विमिंग कर सकूँ, तैराकी कर सकूँ। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मैं खाना बनाने के लिए भी आज़ाद हूँ और किसी बैल की पीठ पे या सांड के पीठ पे सवारी करने के लिए भी मैं आज़ाद हूँ। तो आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। वो कहना चाहता है कि मैं किसी इंसान या भगवान के लॉज मतलब नियमों के से परेशान नहीं था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। अगर मैं अपने पिता की बातें मानता और जो मेरा ट्राइब है, मेरी जो प्रजाति है, अगर मैं उसकी बात मान जाता आराम से, जैसे वो लोग रहते हैं सबसे दब कर, वैसे मैं भी रहता, तो मुझे इंसान या भगवान के नियमों से कभी भी परेशानी नहीं महसूस होती। इट वॉज नॉट ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. वो कहते हैं कि मुझे तब समझ में आया कि मेरा जो मेन टाइम है अपनी लाइफ का, मेरे जीवन का, वो एक धुंध की तरह था, एक इल्यूजन था कि सच दिखता है पर सच है नहीं। मुझे वो चीज़ जीने का मौका ही नहीं मिला। When I discovered, जब मुझे पता चला कि एज अ यंग मैन, एक यंग लड़के, नए नए लड़के के रूप में, कि मेरी जो आज़ादी है वो पहले ही मुझसे ली जा चुकी है और मुझे उस आज़ादी की अब भूख थी, मुझे वो आज़ादी वापस चाहिए थी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज। वो कह रहे हैं जब मेरे शुरुआत के दिन थे, जब मैं एक विद्यार्थी था, तो मुझे सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहिए थी कि मैं रात को कहीं पे भी घूमने जा सकूँ, मतलब इस तरह की आज़ादी कि मैं कुछ भी जो चाहूँ वो पढ़ सकूँ और जहाँ पे भी जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ और रात को देर तक रह सकूँ बाहर। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग जगह का नाम है, जब मैं एक थोड़ा सा उससे बड़ा हुआ, आई yearned for the basics and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी स्वतंत्रता चाहता था, एक ऐसी आज़ादी चाहता था जिसमें मैं शादी कर सकूं, अपने परिवार को स्वतंत्र रख सकूं, उनको आज़ाद रख सकूं और एक नॉर्मल जो जीवन होता है उसमें मेरी स्वतंत्रता किसी के लिए बाधा ना बने और मैं एक जनक स्वतंत्रता जो होती है कि सबको एक इक्वल फील हो, सब बराबर महसूस करें, सबको सम्मान मिले, बराबर रिस्पेक्ट मिले, उसके लिए तरस गया था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सिर्फ मैं जो था वो आज़ाद नहीं था, मेरे भाई बहन मतलब मेरे समाज के जो लोग थे वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं छिनी हुई थी, बट हर उस इंसान की आज़ादी छिनी हुई थी जो मेरे जैसा दिखता था, जिसका कलर कम था। दैट इज़ वेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। वो कहते हैं तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टी, उसको ज्वाइन किया और मेरी जो भूख थी आज़ादी की वो एक बहुत बड़ी भूख बन गई फॉर द फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला है, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी भूख बन गई। सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए चाहता था। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट आई एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। वो कहते हैं ये जो इच्छा थी मेरे लोगों के लिए आज़ादी की, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक रिस्पेक्ट की तरह डिग्निटी वाली लाइफ जी सकें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी और मैं एक ट्रांसफॉर्म हो गया, मैं बदल गया, एक फ्राइटेंड डरे डरे से यंग लड़के के बदले एक बोल्ड इंसान बन गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, that forced a life-loving man to live like a monk.
वो कहते हैं कि मैं बोल्ड बन गया, मैं लॉ अबाइडिंग अटर्नी, पहले मैं एक लॉयर था जो हर कानून मानता था, उससे मैं क्रिमिनल बन गया, मुझे बना दिया गया। फिर दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो एक फैमिली को पसंद करता था, एक मैं पति था एक अच्छा, उससे मैं एक इंसान बन गया जिसका कोई घर नहीं है। और मुझे मजबूर किया गया लाइफ लविंग मैन से, जो इसको ज़िंदगी जीना बहुत पसंद है, उससे एक मॉन्क बनने के लिए मुझे फोर्स किया गया। ऐसा जीवन जीने के लिए मुझे बाध्य किया गया कि मैं साधु का जीवन जीऊँ। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. इसमें वो कहते हैं कि जो अगला इंसान मेरे आगे आएगा उसकी तुलना में, उसकी कंपैरिजन में मैं अधिक पुण्यात्मा या बलिदान करने वाला नहीं हूँ कि मैंने कुछ बहुत महान काम कर दिया है, बहुत बड़ा बलिदान दे दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मुझे पता चला कि मैं जो छोटी छोटी फ्रीडम होती हैं, एक लिमिटेड फ्रीडम है, उनको भी इंजॉय नहीं कर पाता। जब मुझे पता चला कि मेरे जो और भाई बंधु हैं वो जब कोई भी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते, किसी भी तरह की आज़ादी उनको नहीं मिलेगी, तो मैं छोटी छोटी आज़ादियाँ जो मुझे मिल रही थी उनको कैसे एंजॉय करता। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर मेरे किसी एक इंसान में कोई चेन लगा है, कोई उसको बंद कर रहा है, बांध रहा है, उसको आज़ाद नहीं होने दे रहा, उसकी पसंद की चीज़ें नहीं करने दे रहा, तो मेरे हर एक इंसान जो मेरे जैसा दिखता है उन सब के ऊपर वो चेन लगा है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और वही सारे चेन्स मुझ पर लगे हैं जो मेरे लोगों पर लगे हैं। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि जो अत्याचार करते हैं, ऑप्रेस करते हैं, उनको जो उत्पीड़ित करते हैं उनकी तरह ही मुक्त कर दिया जाना चाहिए, कि उनको भी बांध के नहीं रखना चाहिए, ये सब चीज़ें अब ख़त्म करनी चाहिए। एक इंसान जो दूसरे इंसान का फ्रीडम ले लेता है इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो कहते हैं कि एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसकी आज़ादी छीन लेता है, वो घृणा का कैदी है। वह दिमाग की जो सलाखें हैं, दिमाग की जो सलाखें उनके पीछे बंद है, उसके खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं खुद भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी। और मैं सेम तरीके से, जैसे कि मैं तब आज़ाद नहीं हूँ जब मेरा फ्रीडम मुझसे ले लिया गया है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, जो ऑप्रेस्ड है मतलब जिसको दबाया जा रहा है, और जो जिसको दबा रहा है ऑप्रेसर जो है, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों की ही मानवता से, उनकी मानवता छीन ली गई उनसे। जो दबा रहा है और जो दब रहा है, दोनों के लिए ही ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।